डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग यूपीएसआई का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दिसंबर 2017 में हुआ था, उस एग्ज़ाम में एवरेज यानी औसत टॉपिक से कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे और उन क्वेश्चंस का उत्तर देने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, कैसे मिनिमम टाइम में हम लोग क्वेश्चंस का परीक्षा हॉल में उत्तर दे सकते हैं या देना चाहिए, ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो अब जो है मैं सीधे आता हूं अपने क्वेश्चंस पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर क्वेश्चन को देख रहे होंगे, इसमें ये कहा गया है कि 3 बराबर दूरियों को 5, 10 और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया गया है और इस दूरी को तय करने में कुल 55 घंटे का समय लगा है। तो कुल दूरी ज्ञात करना है। तो आप लोगों को ये मैं बताऊं कि इस तरह के सवाल को बनाने के लिए यानी औसत चाल को निकालने के लिए हमने एक वीडियो पहले भी बना रखा है। अगर आप मेरे उस वीडियो को देखेंगे तो आप ये सीख जाएंगे कि 2 बराबर दूरी को, 3 बराबर दूरी को, 4 बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय किया गया है। तो इस कंडीशन में औसत चाल कैसे निकालना चाहिए, आप वहां पर इस बात को सीख जाएंगे। उस वीडियो को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आता हूं इस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमें दूरी बतानी है, तो सबसे बेहतर रास्ता है कि औसत चाल निकाल लें और चाल को समय से गुणा कर देंगे तो कुल दूरी मिल जाएगा। तो देखो, औसत चाल अगर बताना होगा तो यहाँ पर 3 बराबर दूरी है, तो सबसे बेहतर रास्ता ये है औसत चाल निकालने का कि ये 3 जो बराबर दूरी है तो 3 यहाँ पर लिख दिए, इसको गुणा किए। चाल कितना है? चाल है हमारा 5, 10 और 15। तो इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 30। तो इस चाल 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटे, इस तीनों चाल का एलसीएम ले लिए 30। इस एलसीएम को हम लोग यहाँ लिख दिए, 30 हो गया। अब इस एलसीएम को हम लोग इस सारे चाल से भाग देते जाएंगे। 5 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा? 6 बार में। 10 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 15 से भाग देंगे इसको कितना बार में जाएगा? 2 बार में। और ये 3 मैंने इसलिए लिखा कि 3 बराबर दूरी को तय किया गया है। तो ये देखो, तो अब हम लोगों का ये क्या हो गया? औसत चाल तो निकल गया 3 गुणे 30 और बटा में कितना हो गया? 6, 3, 9, 2, 11। इतना ये औसत चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। समय पर जरा सा गौर करना आप लोग। समय जो है किसमें दिया हुआ है? 55 मिनट में दिया हुआ है। तो आप ये देखो, मात्रक पर भी गौर करो कि अगर हमारा चाल जो है ये औसत चाल है, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय भी तो घंटा में होना चाहिए। तो आप इसे जो है अगर घंटा में बदल दोगे तो ये 55/60 घंटा हो गया। अब आपको दूरी बताना है, तो दूरी अब बताना है तो आप सीधे ये औसत चाल आपका पता हो गया है, 3 गुणे 30/11। समय आपका है 55/60। आप इसे औसत चाल और समय को मल्टीप्लाई कर दोगे, दूरी मिल जाएगा। देखो तो 11 से इसको काट दिया, 5 बार में 11, 5 55। 30 से ये काट दिए 2 बार में। अब देखो 3, 5, 15, 15/2 यानी कितना हो जाएगा? 7.5 किलोमीटर। आप लोगों से ये उम्मीद किया जाता है कि जिस तरीके से मैंने औसत चाल तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसलिए निकाला ताकि आप लोग इस बात को समझें, लेकिन परीक्षा हॉल में इतना टाइम नहीं रहेगा। ये औसत चाल डायरेक्ट निकालने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, जो 2 नंबर सवाल है, ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। एसएससी में भी ये सवाल बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को पूछने के लिए सिर्फ नाम बदल दिया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन, कभी महिला रहेगी, कभी आदमी रहेंगे, कभी होटल में खाना खाने जाएंगे, कभी कहीं दान देंगे, चंदा देंगे। क्वेश्चन यही पूछा जाता है। पूछने के लिए क्वेश्चन की भाषा बदल दी जाती है। इस क्वेश्चन को बनाने का जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है,
जिस बेहतर तरीके का इस्तेमाल करके परीक्षा हॉल में मिनिमम टाइम में 5 सेकंड में सवाल का उत्तर दिया जा सकता है, मैं वही तरीका सिखाने का प्रयास तुम लोगों को बोर्ड पर कर रहा हूं। इतिहास पढ़ के क्या करोगे, मैथ्स को मैथ्स की भाषा में ही पढ़ो, इतिहास की भाषा धीरे धीरे छोड़ते जाओ। इस सवाल का उत्तर 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देने का जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 महिलाओं ने अपने भोजन पर कितना कितना खर्च किया है, 4 रुपया किया है। तो पहले इसमें हम निकालते हैं, औसत खर्च निकालते हैं कि इस 8 आदमी का औसत खर्च क्या आएगा। ये देखो पहले औसत खर्च, तो 7 महिलाओं ने जो 4 रुपया खर्च किया है, तो 7 गुणे 4 इतना रुपया खर्च किया। और एक महिला जो है सभी 8 के औसत खर्च से 7 रुपया ज्यादा खर्च किया है, तो वो 7 रुपया ज्यादा खर्च किया है, वो 7 यहां पर जोड़ दो। उस 7 को तुमने जोड़ दिया। शुरू में ये कितनी महिलाएं जो है 4 रुपया दी है, 7 महिलाएं, इसको 7 से ही भाग दे दो, 7 चौक 28 और 7 35, औसत खर्च आ गया 35/7 यानी कि 5 रुपया। अब बताओ औसत खर्च 5 पता चल गया, कुल खर्च बताना है। तो कुल खर्च अगर हमें बताना है तो 8 महिलाएं हैं और सबका औसत खर्च 5 है, तो 8 5 40 यानी कुल खर्च 40 रुपया हो गया। इतनी आसानी से इस सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने सवाल का उत्तर दिया, महत्वपूर्ण ये है कि सवाल का उत्तर देने का आपका तरीका सही है कि नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि मध्यमान का यहाँ पर आशय औसत से है कि 12 छात्र हैं और इनका औसत कितना ज्ञात किया गया है बच्चों, इनका औसत ज्ञात किया गया है 52.5। लेकिन इस औसत को ज्ञात करने में गलती क्या हुआ है, आगे ये हुआ है कि जांच करने पर 2 छात्रों के अंक 45 और 51 से बदल के 40 और 62 कर दिए गए थे। यानी कि गलत डाटा लिख दिया गया था, कितना 40 और 45 और 51, 2 डाटा में गलती है 45 और 51, इसके जगह पर सही किया गया, सही डाटा जो है वो कितना है 40 और 62। अब इस गलत को एक जगह जोड़ो, कितना हो गया 96, इसको एक जगह जोड़ोगे कितना हो गया 102। इस दोनों में अंतर कितना हो गया, इस दोनों में अंतर जो है वो कितने का है 6 का। तो अगर यहां पर डाटा में डिफरेंस जो है, डाटा के सम में डिफरेंस अगर 6 का है, तो औसत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, औसत पर जो प्रभाव पड़ेगा वो ये प्रभाव पड़ेगा 6, कितने छात्र हैं 12 से इसको भाग दे दोगे तो कितना 0.5। अब इस 0.5 का क्या करना है कि ये देखो कि सही वाले डाटा पर गौर करो कि सही डाटा गलत वाले डाटा से ज्यादा है कि कम है। तो देख रहे हो कि सही वाला डाटा गलत वाले डाटा से ज्यादा है, इसलिए इस 0.5 को आप क्या करोगे, पहले वाले औसत में जोड़ दोगे, तो सही औसत जो आएगा, सही औसत आएगा कितना आ जाएगा 52.5, इसमें 0.5 ऐड कर दोगे यानी कितना 53 आंसर। इस तरीके से आप इस 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दे करके आगे बढ़ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 3 बगीचे हैं यानी बाग हैं, और इनमें जो फूल तोड़े गए हैं इनका औसत कितना है बच्चों, इनका औसत कितना निकाला गया, इनका औसत निकाला गया है 32 किलो। इसमें जो फूल तोड़े गए उनका औसत 32 किलो। लेकिन एक बाग से जो फूल का वजन लिया गया है वो 24 किलो के बजाय 21 किलो ले लिया गया था, यानी गलत डाटा ले लिया गया था 21 किलो, सही डाटा कितना है 24 किलो। तो सही औसत बताना है, तो देखो गलत और सही में अंतर कितने का है, अंतर है 3 का। औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए इस 3 को
आप किससे डिवाइड करोगे, जितने बाघ हैं उससे डिवाइड कर दोगे, औसत पर कितने का प्रभाव पड़ेगा, 1 का। अब ये देखो कि सही डाटा गलत वाले से ज्यादा है कि कम है, तो आप देख रहे हो कि सही डाटा गलत वाले डाटा से ज्यादा है, इसलिए इस 1 को पहले वाले औसत में जोड़ोगे तो सही औसत क्या होगा, सही औसत होगा 32 और प्लस 1 यानी कितना होगा 33 किलो। आप इतना सिंपली उत्तर दे सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो कि 31 मैच में धोनी का औसत 31 रन है। अब आगे कहा गया कि अपने औसत में 2 रन की वृद्धि करने के लिए अगले मैच में कितना रन बनाना होगा। तो देखो एक लाइन में सवाल का उत्तर दे सकते हो कि अगले मैच में रन की संख्या, ये तो मैं यहां पर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझो, परीक्षा हॉल में लिखा थोड़े जाता है। अगले मैच में रन की संख्या बराबर, देखो 31 मैच है, पहले हो चुका है और सब में भी 2-2 रन बढ़ाना है, तो इस 31 मैच में 2-2 रन बढ़ाने के लिए इतना रन बनाना होगा और प्लस इसमें जोड़ोगे 2-2 रन बढ़ा दिए तो इसके बाद वाला जो मैच होगा उसके लिए कितना रन चाहिए, 31 तो पहले था, औसत 2 बढ़ गया यानी कितना 33 चाहिए, 2 बढ़ा करके औसत बनाना है तो 33 चाहिए, तो कुल रन कितना हो गया 31 दूनी 62 और प्लस 33 यानी कि कितना रन बनाना होगा, 95 रन बनाना होगा। आप परीक्षा हॉल में तो बस इतना ही कैलकुलेशन करोगे और सवाल का उत्तर देके आगे बढ़ जाओगे, सब इतिहास थोड़े लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर में कहा गया है कि एक मैच में पहले 20 ओवर में औसत रन रेट 7 था, 45 ओवर में 425 रन का लक्ष्य पाना है, तो भारत के लिए न्यूनतम कितना औसत बनाए रखना जरूरी होगा ताकि पक्का हो जाए कि ये खेल जीत जाए। तो 25 ओवर में बच्चों 400 टोटल 25 रन बनाना है, 45 ओवर में 425 रन बनाना है, और 20 ओवर में औसतन वो कितना रन बनाया है, 7 रन बनाया है। तो 20 ओवर का रन जो है ये कितना हो जाएगा, 20 × 7 यानी 140 तो वो बना चुका है। कुल 45 ओवर में रन चाहिए, कितना 425। इसका मतलब हुआ कि अगले ये इतना तो बन चुका है। इसका मतलब कि अगले 25 ओवर में रन चाहिए, 425 माइनस 140, 425 माइनस 140 दैट इज कितना हो गया 5, 12 में 4 गया कितना 8, 3 में 1 गया 2, 285 चाहिए। तो इस 25 ओवर का औसत रन जो चाहिए, 25 ओवर का औसत रन जो चाहिए वो कितना हो जाएगा 285, और बटा में ये 25 ओवर है, 25 से भाग दे दोगे तो 25 से तो अगर 275 को भाग देते हो तो 11 बार में जाएगा, प्लस बचेगा 10, 10 पर पॉइंट लगाया 0 यानी 11.4 हो जाएगा, दैट इज आंसर। इतना इतिहास जो है हमने तुम लोगों को इसलिए पढ़ाया कि आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझ सको, और एक बार समझ जाओगे तो आप अपने तरीके से उत्तर दे सकते हो। जब आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो अब देखो परीक्षा में तुमको क्या करना चाहिए। परीक्षा में तो बस इतना ही लिख करके तुम लोगों को सवाल का उत्तर देना चाहिए। इसके लिए अपने आप को तुम लोगों को प्रिपेयर करना होगा कि यहाँ सीधा था कि 425 में 20 साथे 40, 140 माइनस करोगे 285 को 25 से डिवाइड करोगे
11.4 इतना लिख करके सवाल का उत्तर दे सकते हो। लेकिन इसके लिए जब आप चीजों को ठीक से जानते रहोगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में रहेगा, तभी इतना छोटा लिखावट पर आप सवाल का उत्तर दे दोगे। हम टीचरों के साथ ये मजबूरी है, ये दिक्कत है कि अगर सिर्फ मैं 425 में 140 को ये माइनस करके और 285/25 लिखे 11.4 आंसर दे करके अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो हमारे स्टूडेंट ये नहीं समझ पाएंगे कि ये आया कहां से, इसलिए मुझे एक बार डिटेल्स में पढ़ाना पड़ा। लेकिन आप इसके लिए अपनी तैयारी इस तरीके से करो कि आप इस तरीके से सवाल का उत्तर दे सको। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में जो बच्चों ये सवाल पूछा गया है, इसमें हम लोगों का एलिगेशन मिक्सचर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू करते हैं तो सवाल का उत्तर देने में काफी सहूलियत होता है इस टाइप के क्वेश्चन को। और एलिगेशन मिक्सचर आप लोग पढ़ते हो तो ऐसे ऐसे चिन्ह खींच करके पढ़ते हो, और ऐसे ऐसे चिन्ह ना भी खींचो तो भी सवाल का उत्तर आसान तरीके से दिया जा सकता है। कैसे दोगे, मैं बोर्ड पर एक बार लिख देता हूं। यहां देखो कहा गया है कि 500 छात्र हैं और इसमें कुछ लड़के और लड़की हैं। लड़कों की औसत आयु 12 है। यहां मैं लिख देता हूं, लड़का जो है इसका औसत जो है कितना है, इसका औसत है 12। लड़की का औसत कितना है, लड़की का औसत कितना है बच्चों, देखो 12 वर्ष 11 वर्ष, 12 वर्ष इसका लड़की का औसत है 11 वर्ष। और इसमें यह कहा गया है कि स्कूल की औसत आयु, यानी सभी छात्रों की औसत आयु जो है, सभी छात्रों की औसत जो आयु है वो कितनी है बच्चों, 11 वर्ष 9 माह, 11 वर्ष 9 माह। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे लाइन खींचने से अगर आप बचना चाहते हो तो आप कैसे सवाल का उत्तर दोगे, यहां पर ये जानने का प्रयास आप लोग करो। पूछा क्या गया है, इसमें लड़की की संख्या बतानी है, तो लड़की की संख्या बतानी है तो देखो ये हो गया लड़की और लड़की बटा लड़का, जिसका बताना है उसी को ऊपर रख देते हैं। अब देखो लड़की का औसत कितना है 11 और टोटल का कितना है 11 वर्ष 9 माह, तो ये डिफरेंस जो है ये हम कहां लेंगे, लड़की ऊपर है तो ये नीचे ले लेंगे, कितना हो जाएगा 9 माह। लड़की ऊपर है तो इस लड़की का एवरेज और टोटल के एवरेज का डिफरेंस कहां लिख देंगे, नीचे। लड़का नीचे है तो लड़के का और टोटल का, लड़के का और टोटल का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये हम लोग कहां लिख देंगे, ये जो डिफरेंस है हम लोग कहां लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे, ये डिफरेंस ऊपर लिख देंगे। बस यहां पर ध्यान रखो उल्टा करके लिख देना। ये कितना हो गया 1/3 हो गया, यानी लड़की और लड़का के संख्या का अनुपात का, लड़की और लड़कों के संख्या का अनुपात कितना है 1/3, यानी 1:3। अब लड़की की संख्या बतानी है, आप बता दो लड़की की संख्या, लड़की की संख्या कितनी हो जाएगी 1 और 3 को जोड़ोगे कितना 4। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 500, इसको आपको कितना हो गया 125। इतना सिंपली आप आंसर दे सकते हो। एक्चुअली इतना जो मेरा काम है ये तो आप लोगों को समझाने में, इतना काम तो मेरा, इतना टाइम किल हुआ आप लोगों को समझाने में। जब आप लोग इस बात को समझते रहोगे तो आप तो बस यहीं से इतने में ही क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लोगे। परीक्षा हॉल में तो बस इतने ही पर आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लोगे। मैंने तो इतना बात इसलिए लिखा था कि आप इस क्वेश्चन को समझ सको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन भी 7 नंबर जैसा ही है, तो इसमें अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं। इसमें क्या पूछा गया है, संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत। अब देखो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं, यहां पुरुष हो गया और इसमें महिला हो गया, पुरुष और महिला। तो पुरुष ऊपर है तो इसमें आप पुरुष का जो औसत है और टोटल का जो औसत है उसका डिफरेंस कहां लिखोगे, नीचे। यहां मैं लिख दे रहा हूं डाटा, एक बार तुम लोगों को। संयुक्त समूह की, संयुक्त जो समूह है, संयुक्त रूप से औसत कितना है, थोड़ा इधर और मैं लिख देता हूं, संयुक्त रूप से औसत कितना है
संयुक्त रूप से औसत है 25 वर्ष। पुरुष का औसत कितना है? पुरुष का औसत है 26 और महिला का 21। पुरुष का औसत है 26 वर्ष और महिला का औसत कितना है? 21 वर्ष है। हमें बतानी है इस क्वेश्चन में कि संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत। तो ये बताओ, पुरुष ऊपर है तो पुरुष का और टोटल का डिफरेंस कहां लिखेंगे? नीचे। महिला नीचे है तो महिला का और टोटल का डिफरेंस कहां लिखेंगे? ऊपर। तो 21 और 25 में डिफरेंस कितना हुआ? 4। यानी कि 4 पुरुष है तो 1 महिला है। तो अगर इसे हमें प्रतिशत में बताना है, पुरुष की संख्या का प्रतिशत बताना है, तो 4 पुरुष है टोटल कितने में? 5 में। और इसको 100 से गुना कर दोगे, 5 चौका कितना? 5 से ये काटोगे 20 बार में, 20 चौका 80, 20% इज इक्वल टू 80%। यानी कि उस समूह में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? 80%। इतना बात मैंने लिखा आपको समझने के लिए, नहीं तो क्वेश्चन का उत्तर तो बस इतने ही पर आपका मिल गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि अधिकारी का औसत कितना है? 30,000। क्लर्क का औसत कितना है? 20,000। सभी का यानी अधिकारी और क्लर्क सबका मिलाकर के औसत कितना है? 26,000। और कुल संख्या कितनी है? 125। अधिकारी और क्लर्क को मिलाकर के कुल संख्या 125 है। तो इसमें क्लर्क की संख्या आप लोगों से पूछी गई है। अब 2 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप इस तरीके से सवाल का उत्तर दे सकते हो। क्लर्क की संख्या बतानी है तो आप ऊपर अगर क्लर्क लिख दिए, नीचे अधिकारी आपने लिख दिया, ऊपर क्लर्क और नीचे अधिकारी आपने लिख दिया। 20 बराबर क्लर्क अगर ऊपर है तो क्लर्क और टोटल का डिफरेंस कहाँ लिखेंगे? नीचे। यानी ये 20 और 26 का डिफरेंस कहाँ लिखेंगे? नीचे। 6000 लिख दिए। अधिकारी नीचे है तो अधिकारी का और टोटल का ये डिफरेंस कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो ये ऊपर मैंने लिख दिया 4000। ये कट गया, ये कितना हो गया? 2/3। क्लर्क की संख्या बतानी है तो 2/3 के रेशियो में इस 125 को हम लोग बांट देंगे। तो आप बताओ कि क्लर्क कितने हो जाएंगे? क्लर्क हो जाएंगे 2 और बटा में अनुपात के पदों का योग 5/125। 5 से इसको काटोगे 25 बार में, यानी क्लर्क कितने हो जाएंगे? 50। और इस तरीके से आप बस इतने ही कैलकुलेशन पर सवाल का उत्तर दे करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर सवाल में आप लोग देख रहे हो बच्चों कि इसमें ये कहा गया है कि 18 लड़की हैं और लड़कियों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है। लड़कों की संख्या नहीं दी गई है, लेकिन ये दिया गया है कि लड़कों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। सभी छात्रों की औसत, सभी छात्र में लड़का लड़की सब आ गया, तो छात्रों की औसत ऊंचाई 148 है। इसमें कहा गया है कि लड़कों का औसत वजन 50 है, तो लड़कों का कुल वजन कितना होगा? तो जब ये पहले लड़कों की संख्या निकालोगे, तब ना लड़कों की संख्या निकल जाएगी, तो उनके औसत वजन से मल्टीप्लाई करोगे तो लड़कों का कुल वजन निकलेगा। तो सबसे पहले इस डाटा से तो हमें लड़कों की संख्या निकालनी होगी। जब लड़कों का संख्या निकल जाएगा तो औसत दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, लड़कों का कुल वजन मिल जाएगा। तो अब जरा कैलकुलेशन यहाँ पर आप लोग देखो तो कैलकुलेशन हम लोग का कितना हो जाएगा? लड़कों की संख्या बताना है, ये हो गया लड़का। नीचे लड़की की संख्या कितनी है? 18। तो लड़की की संख्या मैंने 18 यहाँ पर लिख दिया। अब लड़का ऊपर है तो लड़कों का औसत और टोटल का जो औसत है इसका डिफरेंस कहाँ लिखेंगे? लड़कों का औसत और टोटल का जो औसत है इसका डिफरेंस कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो 150 और 148 में ये डिफरेंस 2 नीचे लिखेंगे। लड़की नीचे है तो लड़की का औसत और टोटल का औसत 44 और 48, ये डिफरेंस कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो ये लिख दिए, ये कितना हो गया? 4। अब ये बताओ कि 2 से इसको काटोगे तो 9 बार में 9 इधर जाके गुणा हो गया, यानी लड़कों की संख्या जो है
लड़कों की संख्या, तो यहाँ से पता चल गई कि कितनी है 36। ये लिखावट मैंने कैसे लिखा, पीछे 2 क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि आप अब इसको समझ रहे होंगे। तो लड़कों की संख्या 36 है और लड़कों का औसत वजन 50 है। तो अब तो आप लड़कों का कुल वजन आप बता सकते हो कि 50 गुणे 36, और 50 में 36 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 1800 किलोग्राम होगा। अब आप सवाल का उत्तर दे सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि लड़की का औसत वजन 15 किलोग्राम, लड़का का औसत वजन 30 किलोग्राम, सभी का औसत वजन 25 किलोग्राम दिया हुआ है। लड़कों की संख्या दी गई है, लड़कियों की संख्या पूछी गई है। तो लड़की की संख्या बतानी है तो अब डायरेक्ट हम लोग उत्तर दे सकते हैं। लड़कों की संख्या कितनी है, 12, ये लिख दिए। लड़की लिखे हैं ऊपर, तो लड़की और टोटल का डिफरेंस कहाँ लिखेंगे, नीचे। 15-25 का अंतर कितना हुआ, 10। लड़कों की संख्या नीचे लिखे हैं, लड़का है नीचे, तो लड़कों का और टोटल का डिफरेंस कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो 30 और 25 में अंतर कितने हुआ, 5 का है, तो 5 से इसको काटे, 2 से इसको काट दिए, 6 बार में कट गया। यानी लड़कियों की संख्या जो है, लड़की की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 6। ये रहा आंसर। तो आंसर तो बस इतने ही कैलकुलेशन पर आप दे सकते हो अगर कॉन्सेप्ट पर पकड़ रहे तब। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो कि 40 लड़कों का औसत आयु 8 वर्ष था। इसमें टीचर के आयु को शामिल कर लिया गया तो औसत 1 वर्ष बढ़ गया, तो शिक्षक की आयु क्या होगी। ऐसे सवालों का उत्तर अगर एक लाइन में देना हो बिना कैलकुलेशन के, तो आप ऐसे दे सकते हो। 40 छात्र थे, सबका औसत आयु 1-1 वर्ष बढ़ गया है, तो क्यों बढ़ा, टीचर के समूह में आने के चलते बढ़ा। टीचर के आने के चलते इन 40 लोगों का एवरेज 1-1 वर्ष बढ़ गया, तो 40 गुणे 1 और प्लस, पहले एवरेज 8 था तो 1 बढ़ गया है, तो अब एवरेज कितना हो गया है, 9। तो यहाँ पर 9 जोड़ दोगे, यानी शिक्षक की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 49 ईयर। इतना सिंपली सवाल का उत्तर आप लोग दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 18 व्यक्तियों के परिवार का औसत वजन 1 किलो कम हो जा रहा है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है, और बच्चे को शामिल करने के बाद औसत वजन 19 किलो है, तो बच्चे का वजन क्या होगा। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन तुम लोगों ने देखा, वैसे ही आप यहाँ बच्चे का वजन बता सकते हो। बच्चे का वजन, बच्चे को भी ग्रुप में शामिल किया गया है। तो 18 आदमी है, इनका एवरेज जो है इस बार 1 किलो बढ़ नहीं रहा है, 1 किलो कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 से। अगर समूह का औसत आयु बढ़ रहा होता, 1 वर्ष बढ़ रहा होता, तो +1 से मल्टीप्लाई करते, और चूंकि समूह के बाकी लोगों का एवरेज जो है कम हो रहा है, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई करें। 1 वर्ष कम हो रहा है, इसलिए इस 18 लोगों में किससे गुणा करेंगे, -1 से। और प्लस, अब समूह की औसत आयु कितनी है, अब समूह की औसत आयु है 19, तो 19 यहां पर लिख दिए। तो ये तुम्हारा 18 -1 -18 + 19, यानी बच्चे की आयु कितना हो जाएगी, 1 वर्ष। इतना सिंपली आप इसका आंसर दे सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, इस सवाल को आप लोग पढ़ करके और परीक्षा में कैसे उत्तर दोगे ये मैं जानता हूं। आप लोग क्या करोगे कि 500 लोग हैं, इनका औसत वजन 30 है, तो आप लोग क्या करोगे कि पहले 500 गुणे 30 लिखोगे, और ये डाटा आप फाइंड आउट करोगे। इसमें कहा गया है कि 150 लोग छुट्टी पर गए हैं, तो 125 लोग चले गए, तो 125 इसमें से, इस 500 में 125 लोग गए, तो अब बचे कितने 375, और इन लोगों का जो है औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जा रहा है। यानी पहले
30 था, तो अब इनका औसत वजन कितना हो गया 32। तो आप क्या करोगे कि एक बार इसको गुणा करोगे, फिर उसमें आप इसको गुणा करोगे, इसको मान लो कि गुणा करके तुमने x निकाला, ये y निकाला, तब तुम क्या करोगे कि 125 लोगों का कुल वजन निकालोगे, दैट इज x माइनस वाई। 500 लोगों में 375 लोगों का वजन माइनस करोगे तो 125 लोगों का वजन आप फाइंड आउट करोगे। मान लो यहाँ पर वजन ये आया z, और तब आप ये करोगे कि इन 125 लोगों का औसत वजन बताना होगा, तो आप कैलकुलेशन करोगे z बटा 125, और इस तरीके से सवाल का उत्तर दोगे, और एक क्वेश्चन का उत्तर देने में 5 क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा। इस टाइप के सवाल का जो ये पूछा गया, इस क्वेश्चन का उत्तर देने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, ये जरा सीखो मेरे रुद्रा मेथड को। तो मैं आता हूं अपने रुद्रा मेथड पर, जरा सा इसको देखो, ये मेथड मेरा कितना कारगर है। ये देखो 125 लोग हैं, मान लिए कि इनका भी एवरेज जो है कितना है 30 ही है, क्योंकि सभी 500 लोगों का औसत तो 30 ही है, इन 125 लोगों का भी 30 है। लेकिन इन 125 लोगों के जाने का रिजल्ट ये हुआ कि ये बाकी जो 375 लोग हैं, इस बाकी जो 375 लोग हैं, इनका एवरेज जो है 2 से बढ़ गया, यानी कि इनका एवरेज 2 ये साल बढ़ गया, इतना बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? इनके ग्रुप में शामिल होने के चलते। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इन 125 लोगों का जो कुल वजन है, 125 लोगों का कुल वजन है 125 गुणे 30 माइनस 375 गुणे 2। मैं लिखा 125 लोगों का कुल वजन, 125 लोगों का कुल वजन 125 गुणे 30, ये तो था ही, लेकिन इसमें आप माइनस करोगे 375 लोगों का जो 2-2 साल बढ़ रहा है, उस 375 लोगों का 2-2 साल आप माइनस करोगे। ये माइनस मैंने इसलिए किया क्योंकि इन 125 लोगों का जब शामिल किया जाता है तो इनका एवरेज 2 से घट जा रहा है। इसका मतलब कि इन लोगों का टोटल वजन जो है, वजन एज है, यहां पर उम्र है, इन लोगों का जो कुल उम्र जो है 125 गुणे 30 से 375 गुणे 2 कम है। तो इन लोगों का कुल उम्र तो पता चल गया। अब ये कैलकुलेशन भी इसमें नहीं करना है। आप देखो तो यहां से 125 अगर मैं कॉमन लूं तो यहां पर 30 हो गया, और 375 को, इसको तो आप 125 गुणे 3 लिख सकते हो, तो 125 यहां से कॉमन लिया तो यहां क्या बचा 3 गुणे 2, यानी ये 6 बच गया। कैलकुलेशन तुम्हारा हो गया 125 गुणे कितना 24। तो ये बताओ कि 125 लोगों का कुल वजन इतना हो गया, तो इनका औसत जो है, इनका औसत वजन, सॉरी बार बार वजन आ जा रहा है, उम्र पूछा गया है। औसत उम्र अगर बताना होगा तो कितना होगा, इसको 125 से भाग दे दोगे तो 125 तो कट जाएगा। इनका औसत लो मैं लिख ही देता हूं, 125 गुणे 24 बटा में 125 कट गया, तो औसत उम्र 24 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप मेरे इस लॉजिक को समझोगे तो देखो पिछले तरीके से कितना कैलकुलेशन करना था, और इस लॉजिक को आप समझोगे तो बिना कैलकुलेशन के ही सवाल का उत्तर दे करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। 24 कितना सिंपली आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 नंबर भी आप देख रहे हो कि 50 कर्मचारियों का औसत वजन 650 है। सुपरवाइजर और प्रबंधक को भी अगर शामिल कर लिया जाता है, बार बार वजन शब्द मुंह से आ जा रहा है बच्चों, खेद है मुझे। यहाँ पर औसत वेतन है कि 50 कर्मचारियों का औसत वेतन 650 रुपया है। सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर लिया जाता है, तो औसत वेतन 660 रुपए हो जाता है। तो सुपरवाइजर और प्रबंधक का औसत वेतन ज्ञात कीजिए। एक लाइन में अगर रुद्रा मेथड से, तो सुपरवाइजर
सुपरवाइजर और प्लस प्रबंधक, इनका अगर प्रबंधक का कुल वेतन बताना हो, कुल वेतन दोनों लोगों का कुल वेतन बताना हो, तो देखो 50 कर्मचारी हैं, इनका पहले औसत वेतन कितना था 650, अब हो गया कितना 660, 10-10 रुपया बढ़ रहा है तो इसमें 10 जोड़ दोगे, और प्लस ये 2 लोग हैं और इन दोनों का औसत वेतन कितना है 660, तो इसमें आप जोड़ोगे 2 गुणे 660, तो ये सुपरवाइजर और प्रबंधक का क्या हो गया कुल वेतन हुआ। ये इन लोगों का क्या हुआ, सुपरवाइजर और प्रबंधक 2 आदमी का ये कुल वेतन हुआ। ये जो 50 लोगों का जो बढ़ा 100 और ये जो इन लोगों का औसत हुआ 100, ऐसा क्यों हुआ, इन लोगों के ग्रुप में शामिल होने के चलते। तो अब इनका औसत वेतन बताना होगा, इन लोगों का औसत वेतन बताना होगा, तो आप बताओ कि इस डाटा को अगर 2 से आप भाग दे दोगे, इस डाटा को अगर आप 2 से भाग दे दोगे, ऐसा इसलिए कि 2 आदमी का कुल वेतन इतना है तो औसत वेतन के लिए 2 से भाग दोगे, तो 50 दहिया 500, 500 को 2 से भाग दोगे, आधा करोगे 250, और इसको जो है आप 2 से भाग दोगे, 2 कट जाएगा, 660 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 9 6 5 11, 910 रुपया हो जाएगा। यानी कि सुपरवाइजर और प्रबंधक का औसत वेतन कितना हो जाएगा 910 रुपया। हम लोग इतना सिंपली सवाल का उत्तर दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो, इतना पढ़ने के बाद तो अब कोच का वजन अगर हमें बताना है तो एक लाइन में हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में कोच का वजन बता सकते हैं कि कोच का वजन कितना हो जाएगा। पहले 6 खिलाड़ी थे, सबका औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ रहा है तो 6 गुणे 1, और प्लस अब जो नया औसत है वो कितना है, टीम का नया औसत जो है वो 67 है, तो 67 जोड़ दोगे यानी कितना हो जाएगा 73 किलोग्राम। इस क्वेश्चन नंबर 16 का इतना सिंपली अब आप लोग उत्तर दे सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में ए और बी का ही पहले हम 17 नंबर क्वेश्चन में ए और बी का वजन निकालते हैं, तो ए प्लस बी का वजन निकालते हैं हम लोग। ए प्लस बी का वजन अगर निकालें तो ये बताओ कि 20 आदमी है, इन लोगों का औसत 32 किलोग्राम है, और इन दोनों को शामिल करने के लिए औसत 34 किलोग्राम हो जा रहा है, यानी औसत में 2 की बढ़ोतरी हो रही है। तो 20 आदमी है और सबका औसत 2-2 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो 20 + 2, और अब नया औसत क्या हो जा रहा है 34, तो ये 2 आदमी है और इनका औसत वजन है 34, तो 2 गुणे 34। ये हो गया ए और बी का कुल वजन, ए और बी का ये कुल वजन हो गया। ए और बी का कुल वजन तुमको पता चल गया। अब इसमें ये दिया हुआ है कि बी का वजन कितना है 40 किलोग्राम, बी का वजन दिया हुआ है 40 किलोग्राम, तो आप देखो ये 20 दूनी 40, ये 40 इधर जाके तो माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ए का वजन जो है, ए का वजन 2 गुणे 34 यानी कि 68 किलोग्राम। आप इतना सिंपली आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का अगर ठीक से समझो तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में देखो 6 खिलाड़ी थे और इसमें 3 और खिलाड़ी ऐड किए जा रहे हैं, तो 3 जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, इस 3 खिलाड़ी का ही कुल वजन निकालता हूं मैं। तो 3 नए खिलाड़ी का वजन, 3 नए खिलाड़ी का कुल वजन अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों। पहले 6 खिलाड़ी थे और इनका मुझे खेद प्रकट करना पड़ रहा है कि बार बार वजन शब्द आ जा रहा है, पता नहीं माइंड आज क्या सेट है कि बार बार वजन ही माइंड में चल रहा है। यहाँ पर खिलाड़ी लोगों की औसत ऊंचाई दी गई है, तो यहाँ पर मैं कुल ऊंचाई लिख देता हूं। आज माइंड लगता है वजन पर ही सेट है, तो 3 नए खिलाड़ी की कुल ऊंचाई बतानी है। तो ये जो 6 खिलाड़ी थे इनकी ऊंचाई पहले 156 थी,
इन 3 लोगों के आने के चलते औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो 6 खिलाड़ी हैं, इनका 2-2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, 6 गुणे 2 गुणा कर दिए, और प्लस अब कितने 3 खिलाड़ी हैं 3, और अब इन लोगों का औसत कितना हो जा रहा है, पहले 156 था, अब 2 बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा 158। तो इस 3 नए खिलाड़ी की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 158। तो यहां से ये बताओ 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, इस 3 में 6 में 3 कॉमन लोगे, 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 2, 2 गुणे 2 कितना 4, और प्लस यहाँ बचा 158, यानी ये कैलकुलेशन हो गया 3 × 162। तो 3 नए खिलाड़ी की कुल ऊंचाई तो 3 गुणे 162 हो गई, इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस 3 नए खिलाड़ी का अब ये बताओ कि औसत ऊंचाई बतानी होगी, ये तो 3 नए खिलाड़ी की कुल ऊंचाई हुई, औसत ऊंचाई बतानी होगी, तो आप इसको 3 से भाग दे दोगे, 3 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा 162 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस 3 नए खिलाड़ी में सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन तीनों के औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है। तो अब सबसे छोटे की ऊंचाई बतानी है, तो सबसे छोटे खिलाड़ी की ऊंचाई इस 3 में सबसे छोटे खिलाड़ी की ऊंचाई बतानी है। तो बताओ, यही ना कहा गया है कि तीनों की औसत ऊंचाई से 4 कम, यानी 162 में 4 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा 158 सेंटीमीटर। इतने ही कैलकुलेशन पर आपका आंसर हाजिर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 में कहा गया है कि एक क्लब में 5 मेंबर हैं। ये 19 नंबर देखो तो आप लोग 5 मेंबर हैं, 5 इसमें सदस्य हैं, एक को तुमने आउट कर दिया और इसके जगह पर एक को तुमने यहाँ पर इन कर दिया। तो एक को बाहर करके एक को अंदर कर दिए, तो मेंबर तो 5 के 5 ही रह गए। लेकिन इससे इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट ये पड़ा कि इन 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी। तो ये बताओ कि 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही थी जितनी कि 3 वर्ष पहले थी। तो इन 5 सदस्यों की देखो वर्तमान में जितनी आयु होगी 3 वर्ष पहले, तो इनकी आयु में 3 साल की कमी होगी, और 5 सदस्य हैं तो आयु में कुल कमी कितनी होगी। तो यहां पर आप ऐसे समझो कि 5 सदस्यों की, आप ऐसे मैं लिख देता हूं, 5 सदस्यों की वर्तमान से 3 वर्ष पहले आयु में कुल कमी जो होगा, कुल कमी कितना होगा, 5 मेंबर है और 3 साल पहले तो सबका एज 3 साल कम होगा, तो 5 × 3 यानी कितना 15 वर्ष। तो इस 5 सदस्य की वर्तमान से 3 वर्ष पहले आयु में कुल कमी 15 होगा। ये 15 साल की कमी क्यों हुई, इसलिए हो गई कि एक को आउट करके एक को आपने इन किया। इसका मतलब ये हुआ कि जाने वाले से आने वाले का उम्र कितना है, 15 साल कम है। जाने वाले की अपेक्षा आने वाले का उम्र जो है 15 साल कम है, अर्थात जाने वाले और आने वाले के बीच आयु में अंतर कितने का है, 15 वर्ष का है। ये उत्तर आपका हुआ और इसमें बहुत ब्रेन अप्लाई नहीं करना है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में देखो बच्चों कहा गया है कि इसमें 8 सदस्य हैं, 8 आदमी हैं,
8 आदमी हैं और इसमें कहा गया है कि एक को आउट कर दिया गया और इसके जगह पर एक को इन कर दिया गया, और इसके चलते हुआ क्या, और इसमें यह भी कंडीशन दिया हुआ है कि 54 किलो व्यक्ति के जगह एक नया व्यक्ति आता है, यानी जो आउट हुआ है इसका वजन जो है कितना है, 54 किलोग्राम है। जाने वाले का वजन 54 किलोग्राम है, आने वाले का पूछा गया है। तो एक लाइन में लिख देता हूं ताकि आप ठीक से समझ सको। औसत वृद्धि कितनी है वजन में, वजन में औसत वृद्धि जो है कितनी है, 2.5 kg। तो 8 आदमी है, सबका वजन 2.5 किलो बढ़ रहा है। तो ये बताओ कि वजन में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी। वजन में कुल वृद्धि 8 × 2.5 दैट इज 20 किलोग्राम हो जाएगी। आप ये बताओ कि ये 20 किलो वजन क्यों बढ़ा। इसलिए बढ़ा कि जाने वाले की अपेक्षा आने वाले का वजन 20 किलो ज्यादा रहा होगा, तभी ये वजन में कुल वृद्धि 20 किलोग्राम की हुई। तो आने वाले का वजन जो हुआ, आने वाले का वजन 54 और प्लस 20 दैट इज कितना, 74 किलोग्राम। ये रहा हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे देखो इतना मेरा टाइम लगा तुम लोगों को एक्सप्लेन करने में। अगर जब आप इस बात को समझते रहोगे तो आप सीधा लिखोगे कि ये 8 × 2.5 आप लिखोगे कि 8 आदमी थे, एक को आउट कर दिया, एक को आउट करने के बाद एक को इन किया, तो आदमी तो 8 के 8 ही रह गए। एवरेज कितना से बढ़ रहा है, 2.5 से बढ़ रहा है। तो 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो गया, 20। ये 20 किलोग्राम क्यों बढ़ा, क्योंकि जाने वाले की अपेक्षा आने वाले का वजन 20 किलो ज्यादा होगा तब बढ़ा होगा। और जाने वाले का वजन 54 है, तो आप 54 में 20 74 यहाँ लिख करके परीक्षा हॉल में आप उत्तर बढ़ सकते हो, उत्तर देके आगे बढ़ सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल में इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन तो इतना ही करके एग्जाम में आप उत्तर दे सकते हो। मैंने तो इतना इसलिए लिखा कि आप इस चीज को समझ सको। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि 50 छात्रों का औसत वजन 58 किलोग्राम है। अब देखो ये एक ग्रुप है, इसमें 50 छात्र हैं और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें से 6 छात्र को आउट किया जाता है। 6 को आउट किया गया और इसकी जगह पर 6 छात्र को ही इन किया गया। 6 को आउट करके 6 को इन किए तो छात्र तो 50 के 50 ही रह गए, छात्र तो 50 के 50 ही रह गए। और अब इसमें यह कहा गया है कि जो 6 छात्र आउट हुए हैं इनका औसत वजन कितना है, इनका औसत वजन है कितना, 45 केजी। इनका औसत वजन कितना है, 54 किलोग्राम, 54 किलोग्राम। और कहा गया है कि 50 छात्रों का औसत वजन पहले 58 किलोग्राम था। इन 50 छात्रों का पहले औसत जो था, पहले औसत कितना था, 58 केजी था, 58 किलोग्राम। तो ये कहा गया कि 50 छात्र में 6 छात्र को आउट किया गया, जिनको आउट किया गया उनका औसत 45 है। इनके जगह पर 6 छात्र को इन किया गया, जिनको इन किया गया उनका औसत 54 किलोग्राम है। इस अदला बदली के बाद इन 50 छात्रों का अब औसत वजन कितना होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो ये बताओ कि ये जो छात्र है, जाने वालों का कुल वजन कितना होगा, 6 × 45, आने वालों का 54 × 6 × 54। तो एवरेज बढ़ कितना रहा है, पहले एवरेज था 45, अब एवरेज हो गया कितना, 54। या आप ऐसे समझो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वजन में वृद्धि, वजन में कुल वृद्धि, आप ऐसे समझो वजन में कुल वृद्धि, जो 6 छात्र आए इनका औसत 54 है, तो 6 × 54 माइनस 6 जो गए उनका वजन 45 था, 6 × 45। तो वजन में कुल वृद्धि ये हो गया, 6 कॉमन ले लिया तो 54
में 45 घटाओगे 9 यानी कितना हो गया 54 किलोग्राम। ये तुम लोगों का ये हो गया वजन में कुल वृद्धि। वजन में कुल वृद्धि ये हुआ 54 किलोग्राम और 6 गए 6 आए तो छात्र कितने रहे 25। तो औसत में वृद्धि कितना होगा, वजन में जब कुल वृद्धि ये हुआ तो औसत में वृद्धि कितना होगा, औसत में वृद्धि होगा ये 54 हो गया, इसको 50 से आप भाग दोगे तो ये आएगा 1.08 आएगा, 1.08 आएगा। ये औसत में वृद्धि हुआ। तो औसत में जब ये इतनी वृद्धि हो गई तो नया औसत अब क्या होगा, नया औसत बताना होगा। तो पहले औसत कितना था 58 और अब इसमें 1.08 की बढ़ोतरी हो गई, कितना हो जाएगा 59.08 किलोग्राम आंसर। तो आप तो सवाल का उत्तर बस इतने पर ही आप दे सकते हो, बाकी ये सब चीज लिखा जाता है या मैंने लिखा कि हमारे स्टूडेंट इसको समझ सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे, 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे कि इस बार कितने आदमी हैं, 10 आदमी हैं, 10 आदमी हैं। इसमें से 2 लोगों के स्थान पर 2 आदमी को आउट किया गया, 2 आदमी को आउट किया गया और जो इनको आउट किया गया इनकी आयु जो थी 23 वर्ष। आउट जो जिन 2 को आउट किया गया इनका 23 वर्ष और कितना है 25 वर्ष इनकी आयु थी। और 2 को आउट करके इसके जगह पर 2 नए लोगों को एंट्री किया गया, 2 नए लोगों को एंट्री किया गया, 2 आदमी को। और इसके चलते 2 लोगों को आउट करके 2 लोगों को इन किया गया। इसके चलते अब औसत में वृद्धि हो रहा है, कितने का 3 का वृद्धि हो रहा है औसत आयु में। तो यहां पर ये बताओ कि औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि है तो आयु में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, आयु में कुल वृद्धि कितनी होगी। 10 आदमी है, 3-3 वर्ष बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष। अब ये बताओ कि ये आयु में कुल 30 वर्ष की वृद्धि क्यों हुई, इसलिए हुई कि 2 आदमी जो गए उनकी अपेक्षा 2 आदमी जो आए इनका आयु जो है 30 वर्ष ज्यादा रहा होगा। तो जाने वाले का वजन कितना है 23 और 25 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा कितना 48 वर्ष। तो इससे इस 2 आदमी का कुल आयु 2 आदमी का आयु जो है 30 वर्ष ज्यादा रहा होगा। तो आने वाले 2 आदमी का कुल आयु कितना हो जाएगा बच्चों 48 प्लस 30 यानी कितना 78 ईयर। तो इस 2 आदमी का औसत आयु अगर बताओगे, इनका औसत आयु बताओगे तो कितना होगा 78/2 दैट इज 39 39 वर्ष। आप इस सवाल का उत्तर ऐसे दे सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। देखो बच्चों 23 नंबर सवाल का तुम लोग परीक्षा में कैसे उत्तर दोगे ये तो मैं जानता हूं और आप भी जानते हो कि कैसे उत्तर दोगे। इसमें कहा कि 50 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। तो आप क्या करोगे कि 50 गुणे 52 यहाँ पर करोगे, मान लो कि x आया। इसमें कहा कि 25 छात्रों का औसत वजन 25 किलोग्राम है तो इन 50 किलोग्राम है। तो 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो आप 25 छात्रों का वजन निकालोगे 25 गुणे 50y, ये कैलकुलेशन करोगे। फिर आगे कहा गया है कि 24 छात्रों का औसत वजन 24 किलोग्राम है, 54 किलोग्राम है। 24 छात्रों का औसत वजन 54 किलोग्राम है तो 24 गुणे 54, मान लो ये जेड आया। अब आप क्या करोगे कि एक जो छात्र बच गया है अंतिम छात्र, उसका वजन अगर आपको बताना होगा तो आप ये करोगे x माइनस
y प्लस जेड, यानी इन दोनों को जोड़ करके x में घटाओगे और तब सवाल का आप उत्तर दोगे। और इतना कैलकुलेशन करने में तुम्हारे एक क्वेश्चन को उत्तर देने में जो टाइम लगेगा वो 10 क्वेश्चन तुम मिस करोगे। तो अब इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे देना चाहिए आप अब ये सीखो हमारे रुद्रा मेथड को। जरा सा इस रुद्रा मेथड पर गौर करो। अंतिम छात्र का वो जो वजन निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये 52 तो है ही, इस 52 में जो सभी का औसत वजन 52 था उस 52 को तो हमने लिख ही दिया। अब इसमें देख रहे हो कि 25 छात्रों का औसत वजन कितना है, 50 है। तो 25 छात्रों का औसत वजन 50 है अलग से, और 52 क्यों हुआ, इसलिए हुआ होगा कि इसके समूह में जाने के चलते हुआ होगा। तो इसका वजन जो है ये 25 छात्रों का औसत वजन जो है 2-2 किलो जो बढ़ा होगा, अलग से 25 था, अलग से 50 है, समूह में जाने पर 52 हो रहा है, 2-2 किलो बढ़ रहा होगा इसलिए क्योंकि इसका वजन इतना ज्यादा होगा। इसको आप जोड़ दोगे और प्लस फिर इसके बाद अलग से क्या, वो 24 छात्रों का जो वजन है अब 54 है, अलग से 2 किलो ज्यादा है, अलग से 54 है, समूह में 52 है, 2 किलो कम हो रहा है। इन 24 छात्रों का वजन समूह में 2 किलोग्राम कम हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि इसका वजन तब कम रहा होगा, तो कम हो रहा है, समूह में जाने पर कम हो रहा है, तो आप इसको माइनस कर दोगे। समूह में जाने पर इनका वजन बढ़ रहा था, इसको जोड़ दिए, समूह में जाने पर इनका वजन 2 किलो कम हो रहा है इसलिए इसको माइनस कर दिए। अब आप जरा सा ये देखो तो ये कितना हो गया, ये 52 तो हो ही गया, दो इन दोनों में से 2 अगर कॉमन ले लोगे, 25 माइनस 24 कितना हो गया, 1 2 इंटू ये प्लस है तो ये कितना हो गया 54 किलोग्राम, यानी कि अंतिम छात्र का वजन कितना हो गया 54 किलोग्राम। आप जरा सा इस पर गौर करो कितना सिंपली आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हो। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, उसका भी आप इसी तरीके से उत्तर दो तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में ये कहा गया है, इसी रुद्रा मेथड से देते हैं, 15 दिन में कर्मचारी का औसत वेतन दिया हुआ है, पहले 7 दिन का, अंतिम 7 दिन का दिया हुआ है, तो 8 दिन का औसत बताना है। तो पहले 7 दिन का, अंतिम 7 दिन का दिया हुआ है, तो 8वें दिन का उसका वेतन पहले हम निकालते हैं। 8वें दिन का वेतन, 8वें दिन का यहां पर मैं निकालता हूं, 8वें दिन का वेतन, तो ये बताओ कि सभी 15 दिन का वेतन कितना है, 80 है, 80 मैंने यहां पर लिख दिया। अब पहले 7 दिन के जो दौरान औसत वेतन नहीं मजदूरी है, पहले 7 दिन के दौरान औसत जो मजदूरी है वो 63 रुपया है, तो 63 रुपया है। पहले औसत 80 था, समूह में जाने पर 80 है और अलग से 63 है, कम हो रहा है, समूह में जाने पर इन लोगों का औसत बढ़ जा रहा है। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे 7 दिन का, और इन लोगों का औसत कितना बढ़ रहा है 17, तो 7 गुणे 17 इसको जोड़ देंगे। और अंतिम 7 दिन का कितना हो रहा है 99, तो ये 99 अलग से 99 है, समूह में जाने पर 80 हो रहा है, इसलिए 7 दिन का क्या करेंगे, माइनस करेंगे 7 गुणे, ये कितना डिफरेंस है 19, 80 और 99 में डिफरेंस कितने का है 19 का। तो 8वें दिन का वेतन तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 80, और ये देखो प्लस 7 कॉमन लोगे तो 17 माइनस 19 माइनस 2, यानी 80 माइनस 14, 80 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा बच्चों 66, ये 66 रुपीज हो जाएगा 8वें दिन का वेतन। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि 8वें दिन का वेतन क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्रथम 8 दिनों का औसत क्या रहा होगा। तो ये बताओ कि पहले 8 दिनों का कुल वेतन बताएंगे अब, तो पहले 8 दिन का कुल वेतन अगर हम बताएं तो पहले 7 दिन का कितना है
7 दिन का औसत है कितना तुम लोगों का 63, तो पहले 7 दिन का तो कुल वेतन 7 गुणे 63 प्लस 8वें दिन का वेतन कितना है 66, तो ये हो गया 66। तो 8 दिन का कुल वेतन तो हो गया। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि ये 8 दिन का औसत बताना है। तो 8 दिन का औसत अगर बताना है तो पहले 8 दिन का, अब इसका औसत वेतन बताना है। तो औसत वेतन बताने के लिए आप बताओ कि ये 7 गुणे 63 और प्लस 66 है। इस 66 को 63 प्लस 3 तो लिख सकते हैं, और इस 63 को 1 गुणे 63 भी तो लिख सकते हैं, 63 प्लस 3, और बटा में क्या कर देंगे 8 से भाग दे देंगे, तो 8 दिन का औसत मिलेगा। अब बताओ 63 इसमें से कॉमन लोगे तो ये कितना हो गया 7 और 1 ये 8 हो गया, ये हो गया, और प्लस 3, और सबको आप 8 से भाग दोगे, सबको आप 8 से भाग दोगे, तो 8 से भाग दोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 63 ही रहेगा, प्लस 3 बटा 8, 3 को 8 से भाग दोगे तो अब ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 को 8 से भाग दोगे तो 30, 8 साते 38 के 24, 6 60, 8 साते 56, 0.37 यानी 63.37 रुपीज ये तुम लोगों का हो जाएगा अंतिम, सॉरी पहले 8 दिन का औसत वेतन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो कि 5 मेंबर वाले परिवार का औसत 44 वर्ष है। जब बेटा शादी कर लेता है और उसकी पत्नी शामिल हो जाती है परिवार में, तो परिवार की औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो जाती है। तो 2.5 वर्ष कम हो जा रही है, तो यहीं पर बहू की आयु निकाल लेंगे। तो यहां से पहले इस 25 नंबर क्वेश्चन में यहीं से पहले इतने ही डाटा से बहू की आयु निकालोगे। बहू की आयु अगर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5 मेंबर थे, 2.5 वर्ष कम हो रहा है। तो 5 मेंबर थे -2.5, सबका एवरेज 2.5 कम हो जा रहा है। और पहले 44 था औसत, अब 2.5 कम हो गया, तो अब औसत कितना हो गया 41.5 हो गया। तो बहू की आयु निकालने का ये रास्ता है कि 5 मेंबर है, बहू के परिवार में शामिल होने के चलते इस 5 मेंबर का औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो जा रहा है। तो 5 × -2.5 प्लस अब नया औसत, पहले तो 44 था, 2.5 कम होने के बाद अब नया औसत क्या हो गया 41.5, तो 41.5 प्लस करेंगे। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, -12.5 प्लस 41.5 दैट इज कितना हो गया 29 वर्ष। तो बहू की आयु जो है कितनी हो गई 29 वर्ष। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि शादी के 2 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, तो शादी के 5 वर्ष बाद, और ये बहू की आयु जो है कब है शादी के समय, ये जो है शादी के समय, ये यहां मैं लिख देता हूं, शादी के समय बहू की आयु इतनी हो गई। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि शादी के 2 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, तो शादी के 5 वर्ष बाद बहू और बच्चे की औसत उम्र का पता लगाइए। तो ये बताओ, बहू शादी के 5 वर्ष बाद, शादी के 5 वर्ष बाद बहू और बच्चे की कुल आयु अगर हम लोग निकालें, तो ये बताओ कि शादी के समय तो बहू की आयु 29 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद, शादी के 5 वर्ष बाद बहू की आयु तो 5 साल बढ़ जाएगी, तो 29 5 कितना हो जाएगी 34। अब रह गया बच्चा, तो बच्चा बताओ कि शादी के 2 वर्ष बाद बच्चा पैदा हुआ, तो शादी के 5 वर्ष बाद अगर आप आओगे, 2 वर्ष बाद पैदा हुआ 5 वर्ष बाद, तो बच्चे का 5 वर्ष बाद उम्र कितना रहेगा 3, यानी इन लोगों का कुल उम्र कितना हो जाएगा 37 वर्ष।
शादी के 5 वर्ष बाद बहू और बच्चे का कुल उम्र कितना हो जाएगा? 37 वर्ष। तो इन लोगों का बहू और बच्चे का शादी के 5 वर्ष बाद बहू और बच्चे का औसत आयु बताना होगा। औसत आयु बताना होगा तो 37/2 दैट इज 18.5 ईयर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे कि कहा गया है कि 5 मेंबर हैं, दादा, पिता, माता, पुत्र, बहू, और सबका औसत 44 है। 5 वर्ष पहले पुत्र का विवाह हुआ, शादी के वक्त बहू की उम्र 18 वर्ष थी, तो 6 वर्ष पहले ये परिवार की औसत आयु बताइए। तो इस 5 मेंबर में परिवार की औसत आयु 44 है। 5 तो औसत आयु 44 है, तो औसत जो 44 है ये वर्तमान का दिया गया है। तो 5 वर्ष पहले पुत्र का विवाह हुआ और शादी के वक्त बहू की उम्र 18 थी। 5 वर्ष पहले लड़के की शादी हुई थी और शादी के समय बहू की उम्र कितनी थी? 18। तो ये बताओ कि ये जो 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर में इनका एवरेज जो है औसत आयु वर्तमान में अगर 44 है, तो 5 साल पहले तो इनका औसत भी 5 कम हो जाएगा। तो आप यहीं से निकाल सकते हो कि 5 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु जो है वर्तमान में 44 है, तो 5 साल पहले 5 कम हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले परिवार की कुल आयु यहां से अगर बताओगे, तो 5 गुणे 39 हो जाएगा, 40 5 200, 195 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष पहले परिवार की कुल आयु कितना हो जाएगा? 195 वर्ष। अब ये बताओ कि 5 वर्ष पहले बेटी की शादी हुई थी और उस समय जो बहू थी, ये 5 वर्ष पहले बहू का उम्र कितना है? बहू का उम्र जो है 5 वर्ष पहले बहू का उम्र कितना है? 18 वर्ष है। तो ये बताओ कि 5 वर्ष पहले इस परिवार में 5 मेंबर है, सबका एज 195 टोटल है, बहू का 18 है। तो बहू वाला माइनस कर दोगे तो 4 सदस्य का, ये 5 वर्ष पहले पर मैं निकाल रहा हूं, 5 वर्ष पहले पर 4 सदस्य का कुल आयु कितना हो जाएगा? 4 सदस्यों का कुल आयु तुम्हारा हो जाएगा 195 माइनस 18, 15 में 8 गया 7, 8 में 1 गया 7, ये कितना हुआ? 177। तो 5 वर्ष पहले तो इन 4 लोगों का उम्र 177 हुआ। कहा गया है कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले का मतलब कि 1 साल और पहले, 5 वर्ष पहले से 1 वर्ष और पहले, तो 6 वर्ष पहले इनका उम्र जो होगा, 4 वो मेंबर है, 1 वर्ष पहले तो सबका एज 1 साल कम होगा, यानी कि 4 साल और कम हो जाएगा। कितना? 173 वर्ष हो जाएगा, 173 वर्ष हो जाएगा। तो 6 वर्ष पहले तो इनका एज 173 हो गया 4 मेंबर का। तो अब इन 4 सदस्यों का 6 वर्ष पहले इन लोगों का औसत आयु पूछा गया है क्वेश्चन में कि 6 वर्ष पहले इस 4 सदस्यों की औसत आयु बतानी है। तो अब आप बताओ कि इनका औसत आयु बताना है। तो 6 वर्ष पहले 173 है, मेंबर कितने हैं? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौका का 16, 1 पतिन 13, 4 तिहाई 12 और 1 यानी 43.25 वर्ष। 43.25 वर्ष जो हो जाएगा 6 वर्ष पहले इन लोगों का कुल एज हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्टेप मैंने लिख दिया है। स्टेप मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को ये मेरी पढ़ाई समझ में आ सके कि ये चीज काउंट किया गया, वो कैसे काउंट किया गया। अगर मैं इस क्वेश्चन का उत्तर विदाउट स्टेप को लिखे हुए देता तो हो सकता था कि आप बात को न समझ पाते। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये बच्चों कहा गया है
कि 5 इसमें संख्याएं हैं, आर पी और एस का औसत है। तो जरा सा देखो, P और S का औसत R है, तो R तो P और S के बीच में होगा, क्योंकि एवरेज जो होगा एक से बड़ा होगा, दूसरे से छोटा होगा। औसत जो है R जो है P और S का औसत है, तो औसत तो हमेशा इन दोनों के बीच में ही होगा। अब आगे कहा गया है कि Q R से बड़ा है और S से छोटा है। Q जो है R से बड़ा और S से छोटा, इसका मतलब कि Q कहीं यहां पर रहा होगा। Q जो है R से बड़ा और S से छोटा है, यहां पर रहा होगा। अब आगे कहा गया है Q P और T का औसत है। Q जो है, ये Q जो है P और T का औसत है। तो P तो इधर है, तो T कहां हो सकता है? T S से पहले भी हो सकता है या S के बाद भी हो सकता है। यहां भी T आप रख सकते हो, यहां भी T आप रख सकते हो, दोनों जगह पर आप T रख सकते हो। T यहां भी हो सकता है और T जो मैंने एरो यहां लगाया यहां भी हो सकता है। लेकिन चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, कहीं भी रखो, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि सबसे बीच में कौन सी संख्या है। तो 5 गो संख्या है, तो देखो तो सबसे बीच में कौन सी है? 2 3, यहां चाहे यहां T को कहीं भी रखो, सबसे बीच में कौन सी है? Q। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो कि 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 145 है। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 30 है। अब कहा गया है कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी का अधिकतम मान क्या होगा। बच्चों ये बताओ कि ये सब 6 गो संख्या है, 3 2 5 2 6, सबसे छोटी मान लिए कि x है, और जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी से 30 अधिक है। तो ये कितना होगा? x प्लस 30 होगा। सबसे बड़ी सबसे छोटी से 30 अधिक है, x प्लस 30 होगा। कहा गया है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम हो, इसका वैल्यू मैक्सिमम हो, इसके लिए जरूरी है कि इन सबों का वैल्यू भी क्या हो? मिनिमम हो। सबसे बड़ी वाले का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए जरूरी है कि इन चारों का वैल्यू भी मिनिमम हो। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? जो सबसे छोटी है उससे कम तो होगा नहीं, तो पॉसिबल क्या है कि सबसे छोटी वाले के बराबर हो। यानी इन चारों का भी वैल्यू क्या होना पड़ेगा? x ही होना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। क्वेश्चन का मीनिंग ये रहा। तो 6 संख्या क्या हो सकता है ये तो पता चल गया। इन सब 6 को जोड़ोगे तो ये कितना हो गया? 6x प्लस 30, 6x प्लस 30। और 6 संख्याओं का औसत अगर 145 है बच्चों, तो 10 बराबर कितना होगा? 6 गुणे 145, 6 गुणे 145। अब पूरे इक्वेशन को ही अगर 6 से भाग दे दिया जाए, तो यहाँ 6 से भाग देंगे x, यहाँ 6 से भाग देंगे 5, और यहाँ 6 से इस दोनों में भाग देंगे, 6 कट गया, कितना? 145। अब ये बताओ कि प्लस 5 इधर जाके माइनस हो गया, x बराबर कितना हो गया? 140। पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। x का मान तो 140 आया है, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, तो x प्लस 30, यानी कि इसको तो अब आप बता सकते हो कितना होगा? 170। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ ये हमने तुम लोगों को बताने का प्रयास किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखो, थोड़ी सी भाषा अस्पष्ट है। ऑप्शन पर ही गौर कर लो, ऑप्शन से उत्तर दे लो। 5 अवलोकनों का मध्यमान 3 है। तो 5 अवलोकन यानी कि 5 संख्याएं या 5 डाटा या 5 प्रेक्षण, मध्यमान का औसत, मध्यमान का मतलब है यहाँ पर औसत से। औसत कितना है? 3 है। तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 5 गुणे 3 यानी 15। अब इसमें कहा गया है कि 3 अवलोकन 135 है। इस 5
अवलोकन का, इस 5 अवलोकन का योग तो 15 हो गया। 3 अवलोकन जो है, 3 अवलोकन कितना है 135 है, तो इनका योग जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये 135 है तो कितना हो गया 9। अब ये तो 5 में 3 माइनस किया गया तो 2 अवलोकन का जो कितना होना पड़ेगा बच्चों, 15 में 9 घटाओगे 6। अब हम ऑप्शन पर गौर करते हैं तो डी और सी तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन ए में भी जोड़ोगे 3 प्लस √3, 3 माइनस √3 ऐड करोगे 6 तो आएगा। लेकिन यहां पर जो एक वर्ड दिया है क्वेश्चन में देखो कि मध्यमान 3 और भिन्नता 2 है, ये अस्पष्ट भाषा है। वो कह ये रहा है कि बाकी जो 2 अवलोकन है उसमें डिफरेंस 2 का है, बाकी जो 2 अवलोकन है उसमें डिफरेंस 2 का है। तो बाकी जो 2 अवलोकन है उसमें 2 का डिफरेंस है, तो ये तो हम लोगों का जो बी वाला ऑप्शन है वही सेटिस्फाइड कर रहा है कि 2 और 4 जोड़ोगे तो कितना 6, और इसमें डिफरेंस भी कितने का हो रहा है 2 का। वैसे अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था उसमें भिन्नता वाली बात थोड़ी स्पष्ट कर दी गई होती या स्पष्ट कर दी जाए तो क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी 2 डाटा में डिफरेंस 2 का है। तो जो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में देख रहे हो कि डी में, सी में, ए में दोनों डाटा में 2 का डिफरेंस है ही नहीं, 2 का डिफरेंस मात्र बी वाले ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम लोग ऑप्शन से दे के भी आगे बढ़ सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल है बच्चों हम लोगों का कि दीपिका 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए पर लीटर के हिसाब से 3 साल दूध खरीदती है और पर ईयर 8,000 रुपया खर्च करती है, तो दूध की औसत लागत कितनी होगी। एक लाइन में औसत लागत अगर हमें बताना हो बच्चों, एक लाइन में ही इसका उत्तर देकर के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। प्रत्येक साल वो 8,000 रुपया खर्च करती है, प्रत्येक साल 8,000 रुपया खर्च करती है, तो 3 साल खर्चा की, तो कुल खर्च कितना हुआ 8,000 गुणे 3, कुल खर्च उसका हो गया 8,000 गुणे 3, क्योंकि 3 साल की, तो इतना रुपया तो खर्च की। हर साल उसने दूध खरीदा कितना ये देखो, तो पहले साल दूध का रेट कितना है, पहले साल दूध का रेट जो है 10 रुपया है, तो ये बताओ कि 8,000 को अगर 10 से भाग दोगे तो पहले साल उसने कितना दूध खरीदा 800 लीटर खरीदा। फिर इसको जो है दूसरे साल रेट कितना है, ये 800 लीटर खरीदा है, 800 हो गया लीटर खरीदा है, दूसरे साल रेट कितना है 20 रुपया, तो 10 से भाग दे रहे हो तो 800, तो 10 का दुगना 20 से भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400, और जब 20 का 2 गुना 40 से भाग दोगे तो 400 का भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200। अर्थात उसने पहले साल 800 लीटर दूध खरीदा, दूसरे साल 400 लीटर दूध खरीदा, तीसरे साल 200 लीटर दूध खरीदा, तो उसने दूध खरीदा कितना 8 4 12 दूध 1400 लीटर उसने कुल दूध खरीदा, और दूध को खरीदने में उसका कुल खर्चा कितना लगा 3 गुणे 8,000। अब आप इसको कैलकुलेट कर दो तो ये कितना हो गया बच्चों 3 गुणे 8,000, ये हो गया नीचे कितना 8 4 12 2 1400। आप बताओ ये 0 से 0 कट गया, और कुछ कटने लायक हो तो इसको काटो, 2 से इसको काट दोगे 7 बार में, 2 से इसको काटोगे 40, तो कितना हो गया 120 बटा में 7, तो ये 17 पॉइंट समथिंग आएगा। अब जरा ऑप्शन पर गौर करो तो 17 रुपए 14 पैसा लिखा हुआ है ए में, बाकी ऑप्शन 21 30 24 है, 21 रुपया 30 रुपया 24 रुपया, तो मैं समझता हूं कि इतने ही पर अब आंसर देकर के आगे परीक्षा में बढ़ जाना चाहिए। इधर का वैल्यू कैलकुलेट करके टाइम फिल करने से कोई फायदा नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने आपको यूपीएसआई के एग्जाम में 2017 वाले एग्जाम में औसत चैप्टर से पूछे गए
कुल 30 क्वेश्चन पढ़ाने का मैंने प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो क्लास में आज आपको पढ़ाया आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अगर एक बार में बात नहीं समझ में आई होगी तो जरा घर पर एक बार फिर से इसको रिपीट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और हमने आज के क्लास में ये जोर दिया है इस बात पर कि सवाल का उत्तर देने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो बच्चों आज के क्लास में बस यहीं तक। आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी अगले क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।